पाकिस्तान बांग्लादेश मीटिंग में अरबों डॉलर मांग लिए हैं बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ ही माफी भी मांग लिया है। अचानक से ये सब कुछ क्या होने लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने जब शिकंजा कसा है तो उसका असर भी दिखना शुरू हो चुका है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने बांग्लादेश के साथ ट्रांसशिपमेंट समझौते को अचानक खत्म कर दिया, जिसके तहत बांग्लादेशी निर्यातक दिल्ली और कोलकाता जैसे भारतीय हवाई अड्डों के माध्यम से हवाई माल ढुलाई कर सकते थे। इस फैसले ने बांग्लादेश के परिधान निर्यात उद्योग, जो कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, इसको गंभीर रूप से प्रभावित किया। माल ढुलाई लागत और डिलीवरी समय बढ़ गया है। भारत ने 8 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट सेवाओं की अनुमति रद्द कर दी, जिसने जून 2020 में शुरू हुआ लगभग 5 साल का समझौता खत्म हो गया। इस सेवा के तहत बांग्लादेशी निर्यातक भारत स्थलीय सीमाओं के माध्यम से माल को भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों तक ले जा सकते थे, जो परिधान निर्यात, विशेष रूप से रेडीमेड गारमेंट्स के लिए लागत प्रभावी और कुशल लॉजिस्टिक प्रदान करता था। भारत ने यह निर्णय अपने बंदरगाहों और हवाई अड्डों में भीड़ भाड़ कम करने के लिए लिया, जो बांग्लादेशी माल की भारी मात्रा लगभग 18% परिधान हवाई माल के कारण बढ़ गई थी, जो मुख्य रूप से दिल्ली और कोलकाता के माध्यम से जाता था। प्रभाव को कम करने के लिए बांग्लादेश ने ओस्मानिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलहट से कार्गो संचालन शुरू करने की योजना की है, जिसमें पहली उड़ान स्पेन के लिए 60 मीट्रिक टन परिधान ले जाएगी। हालांकि सिलहट में गोदाम की अपर्याप्त क्षमता इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती है। शाह अमानत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चट्टोग्राम सिलहट के बाद कार्गो संचालन शुरू करने की योजना है। हालांकि विशिष्ट समय सीमा स्पष्ट नहीं है। सरकार नए तीसरे टर्मिनल पर भी निर्भर है। हालांकि पुराने उपकरण उच्च ग्राउंड हैंडलिंग शुल्क, दिल्ली में 5 सेंट प्रति केजी की तुलना में 29 सेंट प्रति केजी जैसी समस्याएं दक्षता में बाधा डाल सकती है। BGMEA, जिसके अध्यक्ष फारूक हसन हैं, उन्होंने भारत से कहा कि नहीं जी, आप फिर से बहाल करो। अब बांग्लादेश का परिधान निर्यात उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए एक बार फिर से यहाँ पर मुश्किलों का सामना कर रहा है। ऐसा ही राना प्लाजा भी ढहा था, तब भी इसी तरीके से हुआ था। ढाका का HCIA एकमात्र हवाई कार्गो हब था, लेकिन तेजी से परिवहन की मांग बढ़ने के कारण इसकी क्षमताएं अपर्याप्त हो गई है और अब यहाँ निर्यात में असर देखने को मिल रहा है। ट्रांसशिपमेंट प्रतिबंध अगस्त 2024 में छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव के बाद आया है। भारत का ट्रांसशिपमेंट प्रतिबंध ने बांग्लादेश के हवाई कार्गो लॉजिस्टिक कमजोरियों को उजागर करके रख दिया है। अब यहाँ बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हाल ही में सांप्रदायिक हिंसा में अपनी संलिप्तता के आरोपों को खारिज किया है और उल्टा भारत से अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है। और इन सब के बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि अचानक से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए अत्याचारों के लिए सार्वजनिक माफी और 4.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुआवजे की मांग की है। ये मांग ढाका में 15 सालों में पहली बार हुई विदेश सचिव स्तरीय वार्ता के दौरान उठाई गई। बांग्लादेश ने 1971 से पहले अविभाजित पाकिस्तान की संपत्तियों में अपने हिस्से, 1970 के भोला चक्रवात के लिए विदेशी सहायता और 3 लाख से अधिक फंसे पाकिस्तानियों को प्रत्यार्पण जैसे मुद्दों का भी उठाया। नीचे इस स्थिति का विस्तृत विवरण है। 17 अप्रैल 2025 को ढाका में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में मीटिंग होती है और बांग्लादेश ने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए नरसंहारों के लिए औपचारिक और सार्वजनिक माफी की मांग की। बांग्लादेश का दावा है कि ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान लगभग 30 लाख बंगालियों की हत्या की गई। बांग्लादेश ने 1971 से पहले अविभाजित पाकिस्तान की संपत्तियों में अपने हिस्से के रूप में 4.32 बिलियन डॉलर की मांग की, जिसमें विदेशी सहायता, भविष्य निधि, बचत योजना के पैसा शामिल है। बांग्लादेश ने 200 मिलियन डॉलर की विदेशी सहायता की मांग की, जो 1970 के भोला चक्रवात के पीड़ितों के लिए थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे पूर्वी पाकिस्तान को नहीं दिया। बांग्लादेश ने 3 लाख से अधिक उर्दू भाषी पाकिस्तानियों के प्रत्यार्पण की मांग की, जो 1971 के युद्ध में राहत शिविरों में रह रहे हैं। ये लोग बांग्लादेश की नागरिकता स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और पाकिस्तान लौटना चाहते हैं। पाकिस्तान ने इन मांगों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अमना बलोच ने कहा कि दोनों देशों को क्षेत्रीय बाजारों का लाभ उठाना चाहिए। भविष्य में इन मुद्दों का सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चर्चा जारी रखनी चाहिए। बांग्लादेश के विदेश सचिव जसीमुद्दीन ने जोर
जोर देकर कहा कि पाकिस्तान के साथ अच्छे और स्थायी संबंध बनाने के लिए पुराने मुद्दों का समाधान आवश्यक है। ये वार्ता अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के पतन और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद हुई है। यूनुस सरकार ने 1971 के मुक्ति संग्राम में शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की भूमिका को कमतर आंकने की कोशिश की, जो इस मांग के पीछे एक राजनीतिक आयाम जोड़ता है। इसके अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच संबंध हाल के सालों में तनावपूर्ण रहे हैं, विशेष रूप से 1971 के अत्याचारों के लिए जवाबदेही और माफी के मुद्दे में। पाकिस्तान ने इन दावों को खारिज किया है कि कभी भी आधिकारिक तौर पर माफी नहीं मांगी है। सोशल मीडिया पर कुछ उपयोगकर्ताओं ने इस मांग को मजाक के रूप में लिया और ये कहते हुए आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान इतनी बड़ी राशि भुगतान करने में असमर्थ। हालांकि बांग्लादेश का रुख सब दिखलाता है कि वह ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करने और अपने राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने के लिए दृढ़ है। 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम दक्षिण एशिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों ने पश्चिमी पाकिस्तान के सैन्य शासन के खिलाफ विद्रोह किया, जो भाषाई, सांस्कृतिक और आर्थिक भेदभाव पर आधारित था। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जिससे बांग्लादेश नरसंहार के रूप में मानता है। भारत के सैन्य हस्तक्षेप के बाद 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया गया और बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1971 के बाद बांग्लादेश ने बार बार पाकिस्तान से माफी और मुआवजे की मांग की। 1974 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता दी, लेकिन नरसंहार के लिए माफी नहीं मांगी। दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंध सीमित रहे, ये मुद्दा अनसुलझा रहा। हाल के सालों में बांग्लादेश ने 1971 के युद्ध अपराधों के लिए अपनी धरती पर मुकदमे चलाए, जिसमें कई स्थानीय लोगों को सजा दी गई, लेकिन पाकिस्तान की ओर से कोई औपचारिक जवाबदेही नहीं हुई। 1971 के युद्ध के बाद भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बीच जटिल राजनयिक वार्ताएं हुई, जिनमें शिमला समझौता एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। यह उदाहरण 1971 के युद्ध के बाद के मुद्दों जैसे कि युद्ध बंदियों के प्रत्यार्पण, संपत्ति के बंटवारे को सुलझाने के लिए था। 1971 के युद्ध के बाद भारत ने 90,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को हिरासत में लिया था। इसके अलावा अविभाजित पाकिस्तान की संपत्तियों का बंटवारा, बांग्लादेश में फंसे उर्दू भाषी समुदाय की स्थिति जैसे मुद्दे अनसुलझे हुए थे। दोनों देशों ने कश्मीर सहित सभी मुद्दों को द्विपक्षीय रूप से हल करने की सहमति जताई। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता देने का वादा किया, जो 1974 में पूरा हुआ। युद्धबंदियों की रिहाई पर भी सहमति बनी। बांग्लादेश शुरू में 195 पाकिस्तानी सैनिकों पर युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाने की मांग की। हालांकि शिमला समझौते के बाद इन मुकदमों को छोड़ दिया गया और अब जाकर यहाँ मांगे रखी गई है ऐतिहासिक अन्याय, संपत्ति बंटवारा, फंसे हुए समुदाय। पाकिस्तान जो पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 1.3 बिलियन डॉलर के ऋण और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, उसके लिए 4.32 बिलियन डॉलर का मुआवजा देना असंभव प्रतीत होता है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना और घरेलू राजनीति माफी को स्वीकार करने में बाधा डाल सकती, क्योंकि ये उनकी छवि को प्रभावित कर सकती है। 1971 में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन अभी जो रिलेशन है बांग्लादेश के, उसके साथ खराबी होते जा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।